जज ने जो है सुनवाई करते हुए ये ऑर्डर दिया, ये आदेश दिया कि इनके ऊपर तत्काल से जो है वो एफआईआर दर्ज होनी चाहिए और बेंगलुरु के तिलक नगर थाने में इनके ऊपर एफआईआर भी दर्ज हुई। एफआईआर के अंदर नाम है निर्मला सीतारमण, उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी के नेता जेपी नड्डा। बिल्कुल जेल भेजा जाए इनको, इस्तीफा तो इनका अपने आप हो जाएगा, इनको जेल भेजा जाए। जो व्यक्ति इस देश के अंदर बिजनेसमैनों को डरा धमकाकर उनसे चंदा लेने का काम करता है, ऐसे लोगों को जेल की सलाखों के पीछे डालना चाहिए। इलेक्ट्रल बॉन्ड यानी चुनावी फंड के नाम पर जिस तरीके से लोगों को डरा और धमकाकर पैसे की वसूली की गई, ये बात मैं नहीं, ये उस एफआईआर में आदर्श अय्यर ने कही है कि अगर आप निर्मला सीतारमण जैसे लोग और अपनी पार्टी में जो आपने बिजनेसमैनों से जो अवैध वसूली करने का काम किया इलेक्ट्रल बॉन्ड के नाम पर, अगर वही पैसा वापस आ जाए तो इस देश की जो जनता है उसको 15 लाख की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जिस तरीके से सोनम वांगचुक को जो है अरेस्ट किया गया, पहले बात तो ये कि इस देश का संविधान जो लोगों को बोलने की आजादी देता है, अपनी बात को रखने की आजादी देता है, क्या दिल्ली किसी के बाप की बकौती है? या मोहित शर्मा, क्या लगता है जिस तरीके से बेंगलुरु में निर्मला सीतारमण पे एफआईआर हुई है, आप खुद एक एडवोकेट है, तो क्या लग रहा है आपको? देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं कि देश की जनता का ध्यान हटाकर देश की जनता का ध्यान पूरी तरीके से मंदिरों की और मस्जिदों की ओर ध्यान एकत्रित कर दिया गया है। ये बात और ये वीडियो और आपके सवाल का जवाब मैं उन देश के तमाम हिंदुओं को देना चाहता हूं जो हिंदू नफरत की आग में इतने ज्यादा घुल चुके हैं कि उनको देश की स्थिति नजर नहीं आ रही है। आपको एक बता दूं कि बेंगलुरु की स्पेशल लोक अदालत में सुनवाई चल रही थी और आपको बता दूं, सबसे पहले सुनिएगा, इसके अंदर जो याचिका लगाई है वो याचिका लगाने वाला कोई मुसलमान नहीं है, उनका नाम है आदर्श अय्यर, जिसने बेंगलुरु की लोक अदालत के अंदर जो है स्पेशल जो कोर्ट है उसके अंदर उसने याचिका लगाई और जिसपे जज ने जो है सुनवाई करते हुए ये ऑर्डर दिया, ये आदेश दिया कि इनके ऊपर तत्काल से जो है वो एफआईआर दर्ज होनी चाहिए और बेंगलुरु के तिलक नगर थाने में इनके ऊपर एफआईआर भी दर्ज हुई। एफआईआर के अंदर नाम है निर्मला सीतारमण, उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी के नेता जेपी नड्डा, भारत देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और भी बीजेपी के तमाम बड़े बड़े नेताओं और मंत्रियों के नाम इस एफआईआर के अंदर है। सबसे बड़ी बात यह कि इलेक्ट्रल बॉन्ड यानी चुनावी फंड के नाम पर जिस तरीके से लोगों को डरा और धमकाकर पैसे की वसूली की गई, ये बात मैं नहीं, ये उस एफआईआर में आदर्श अय्यर ने कही है। उन्होंने कहा है कि लोगों को डरा और धमकाकर इसमें वसूली की गई। अब मैं आपको बताता हूं जी, इसमें मैं उस पर आऊंगा, पहले मैं यहीं पर बात कर रहा हूं। उसके बाद में इस एफआईआर में निर्मला सीतारमण, जेपी नड्डा और बीजेपी के कई बड़े बड़े नेताओं के साथ साथ ईडी के ऊपर भी एफआईआर इसमें दर्ज की गई है। सबसे बड़ी बात यह कि जिस तरीके से इतना बड़ा मुद्दा देश में क्रिएट हो जाता है और ना किसी टीवी, ना किसी अखबार, किसी न्यूज़पेपर पर इस चर्चा का कोई भी जिक्र नहीं है। आपको बता दूं कि इसके ऊपर कोई बात, कोई बहस पूरे देश के अंदर कहीं से कहीं तक नहीं हो रही है। चुनावी बॉन्ड जिस तरीके से लोगों को डरा और धमकाकर वसूला जा रहा है, आपको बता दूं कि अप्रैल 2019 से 2022 तक मैं आपको बता दूं कि अनिल अग्रवाल की फर्म से 230 करोड़ रुपए और इसी के साथ अरविंद फार्मेसी से 49 करोड़ रुपए जो है वो चुनावी बॉन्ड के नाम से लिए गए। आपको बता दूं इसी के साथ साथ जो 771 कंपनियों ने 18 से 23, ये साल 2018 से बात कर रहा हूं मैं, 17 में इलेक्ट्रल बॉन्ड की शुरुआत हुई थी, 18 से सुन लीजिए 18 से 23 तक 771 कंपनियों ने इलेक्ट्रल बॉन्ड लिए, जिसमें 11,484 करोड़ रुपए को बॉन्ड जो है वो खरीदे गए। सुन लीजिए, अब मेरी बात, सवाल ये है कि जब चुनाव का समय था तब निर्मला सीतारमण ने ये कहा था कि मुझे चंदा दे, मेरे पास चुनाव लड़ने के लिए पैसे नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं जी, बिल्कुल निर्मला सीतारमण ने कहा था कि मेरे पास में चुनाव लड़ने के लिए पैसे नहीं है। और जिस तरीके से आज जो आदर्श अय्यर की इस याचिका के ऊपर बेंगलुरु की कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि लोगों को डरा धमकाकर, ये बात आदर्श अय्यर ने अपनी एफआईआर में याचिका में कही है कि लोगों को डरा धमकाकर जो इलेक्ट्रल बॉन्ड के नाम पर पैसे वसूले गए और ये सीधे तौर पर देश के संविधान का उल्लंघन है। और इससे पहले ही इलेक्ट्रल बॉन्ड पे सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने, भारत देश की सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात को कहा था कि ये बात एसबीआई को भी कही थी और सरकार को भी कि इलेक्ट्रल बॉन्ड को जनता के सामने साझा करें, जिसके बाद में पता चला था कि कई हजार करोड़ रुपए के इलेक्ट्रल बॉन्ड जो हैं वो खरीदे गए। उसमें सबसे ज्यादा चंदा भारतीय जनता पार्टी को दिया गया। लेकिन सवाल ये, सुन लीजिए, अब जो सुनवाई है उसमें क्या हो सकता है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि एफआईआर की वजह से सुनवाई को जो है वो टाल दिया गया है। अगली सुनवाई जो है वो 11 तारीख को है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि जिस तरीके से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ऊपर जब आरोप लगते हैं, भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं और उसके बाद उनसे लगातार इस्तीफे की मांग करी जाती है, दिल्ली के मुख्यमंत्री उस सीएम की कुर्सी को छोड़ देते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता
सिद्धारमैया के ऊपर जब आरोप लगते हैं तो उनसे इस्तीफे की मांग कर दी जाती है, राहुल गांधी से इस्तीफे की मांग कर दी जाती है और कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं से इस्तीफे की मांग कर दी जाती है। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता, इतनी बड़ी घटना पूरे देश में क्रिएट हो जाती है, जनता से अवैध वसूली का मामला सामने आता है और आपको बता दूं कोई ये मामला कोई 10-20 करोड़ का नहीं है, कई हजार करोड़ रुपए का ये मामला है। जनता को, काम करने वाले लोगों को, बिजनेसमैनों को डरा और धमकाकर उनसे इलेक्ट्रल बॉन्ड के नाम पर भारतीय जनता पार्टी ने पैसे वसूली का काम किया। और आपको एक बात बता दूं, जो नरेंद्र मोदी कहते हैं ना कि भाइयों बहनों मित्रों मैं किसके लिए कमाऊंगा, किसके लिए करूंगा, मैं तो सब आपके लिए कर रहा हूं। तो एक बात मैं आपको बता दूं, ये एक प्लानिंग होती है। क्या जब इतना बड़ा, इतना सब कुछ, इतना स्वरूप क्रिएट हुआ, क्या इस बात का खबर नरेंद्र मोदी को नहीं लगी होगी? ना हो पता है, क्या पता ना हो। तो अगर नरेंद्र मोदी को इस बात की खबर नहीं है तो या तो वो देश में नहीं रहते, या उनको देश के बारे में कुछ नहीं पता। जब इतना बड़ा घोटाला, ये नरेंद्र मोदी वो नरेंद्र मोदी है जो नरेंद्र मोदी कहता था कि मैं विदेश से काला धन लेकर आऊंगा और जनता के खाते में जो है 15-15 लाख रुपए डालूंगा। नरेंद्र मोदी जी, मैं आज ये बात ओपन कैमरे पे देश की जनता के सामने बोलना चाहता हूं कि अगर आप निर्मला सीतारमण जैसे लोग और अपनी पार्टी में जो आपने बिजनेसमैनों से जो अवैध वसूली करने का काम किया इलेक्ट्रल बॉन्ड के नाम पर, अगर वही पैसा वापस आ जाए तो इस देश की जो जनता है उसको 15 लाख की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं आपको बता दूं, इस देश की, जी तो कहा था कि इलेक्ट्रल बॉन्ड जो है ना पारदर्शिता लाने के लिए लाए थे। नहीं, इलेक्ट्रल बॉन्ड पारदर्शिता लाने के लिए कहते हैं। जब एसबीआई को नोटिस जारी होता है मार्च में, आपको याद होगा 21 या 22 के मार्च के आसपास, जब इलेक्ट्रल बॉन्ड के नाम पर जब सुप्रीम कोर्ट एसबीआई को नोटिस जारी करता है, उसके बाद में एसबीआई जो है वो इलेक्ट्रल बॉन्ड को साझा करता है। और उसके बाद में ये जो आदर्श अय्यर हैं, इन्होंने वहां पर तो अपनी, क्या चाहते हैं? निर्मला सीतारमण के इस्तीफा देने, जेपी नड्डा इस्तीफा देने, बिल्कुल जेल भेजा जाए इनको। इस्तीफा तो इनका अपने आप हो जाएगा, इनको जेल भेजा जाए। जो व्यक्ति इस देश के अंदर, जो व्यक्ति इस देश के अंदर बिजनेसमैनों को डरा धमकाकर उनसे चंदा लेने का काम करता है, ऐसे लोगों को जेल की सलाखों के पीछे डालना चाहिए। वित्त मंत्री है, नंबर 1 बनाया गया। बिल्कुल, उनको जो उनके जो है उनमें एफआईआर में उनके करके एक के आगे वन लगाया गया है, यानी आरोपी, उनको पहले नंबर पे आरोपी बताया गया है। निर्मला सीतारमण, ये वो निर्मला सीतारमण है जो आपको बता दूं जिसने देश की इकोनॉमी का बेड़ा गर्क कर दिया, देश का भट्टा बिठा दिया इस औरत ने। और इससे जब से सवाल करो तो ये कहती है मैं लहसुन प्याज नहीं खाती। अरे तेरे लहसुन प्याज खाने से क्या होता है? तूने तो जनता को लूट के जनता का बेड़ा गर्क कर दिया है। इनके पति के ऊपर भी आरोप लगे थे, मेरी बात सुनिए, इनके पति के ऊपर भी आरोप लगे थे, आपने देखा नहीं था? जिस तरीके से अभी विदेशी रिपोर्ट सामने आई थी, तो अब मैं आपको बता दूं, मुझे तो ऐसा लग रहा है विदेशी रिपोर्ट बिल्कुल सही थी। और ये लोग और इस देश के लोगों को बरगलाया जा रहा है, हिंदू मुसलमान के नाम पर बिजी रखते हैं जनता को, और ऐसे लोग देश को लूटने का काम कर रहे हैं। हलवा खा के उसमें काजू बादाम होता है, कहते हैं डॉलर मजबूत हो रहा है। हाँ, तो डॉलर मजबूत हो रहा है तो क्या होगा? हमें तो रुपया मजबूत करना है ना, डॉलर कितना भी मजबूत हो हमें उससे क्या। आप अमेरिका में रहती हैं या इंडिया में रह रही हैं? रुपया कमजोर नहीं हो रहा, डॉलर मजबूत हो रहा है। अरे मैं आपसे कह रहा हूँ, जब एक बात आप मुझे बताइए, भारत देश का हमें तो रुपये को मजबूत करना है ना, रुपये को डॉलर के बराबर पहुंचाना है। या एक बात आप मुझे बताइए ना, कमाते हैं ना, सब डॉलर में कमाते हैं, डॉलर में कमाते हैं सब। कैसे डॉलर में कमाते हैं? इस देश में मजदूर को डॉलर मिलते हैं दिहाड़ी करने के बाद? हैं? कौन से मजदूर को दिहाड़ी करने के बाद डॉलर मिलते हैं? दुकान पर आप जाते हैं सामान लेते तो डॉलर देती हैं, रुपए देते हैं। तो फिर भारत में रह रही है, अमेरिका में। तो मैं आपको बता रहा हूँ, ये निर्मला सीतारमण के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, और इन पे और तमाम लोगों का जिन पे एफआईआर में नाम है, इनको सबको जेल लेकिन भेजा क्या जाना लग रहा है मोहित शर्मा, आज देखिए 3 इडियट के जो स्टोरी जिन पर बनाई गई थी, वो आज आ रहे थे राजघाट गांधी समाधि पर, लेकिन उनको अरेस्ट कर लिया गया। देखिए, जिस तरीके से सोनम वांगचुक को जो है अरेस्ट किया गया, पहले बात तो ये कि इस देश का संविधान जो लोगों को बोलने की आजादी देता है, अपनी बात को रखने की आजादी देता है, क्या दिल्ली किसी के बाप की बकौती है? या दिल्ली पर किसी का राज हो गया? नरेंद्र मोदी जैसी तानाशाही और हिटलरशाही सरकार ने जिस तरीके से सोनम वांगचुक जो आवाज को उठा रहे, लद्दाख की आवाज को लंबे समय से उठा रहे, जब उनकी आवाज को नहीं सुना गया तो उन्होंने दिल्ली आने का रास्ता अपनाया और उनको जो है सिंधु बॉर्डर से ही अरेस्ट करने का काम किया गया। जबकि वो देश के एक वैज्ञानिक भी हैं, उन्होंने देश के लिए बहुत सफल काम किया है। जब पहले कोयले से काम होता तो सोलर का वहां पर आविष्कार करके दिया, ये काम सोनम वांगचुक ने किया है। लेकिन जो हमारे जो देश की जो हिटलरशाही सरकार है, उन्होंने सोनम वांगचुक को आने से रोका और उनको गिरफ्तार किया, लेकिन पूरा देश उनके साथ खड़ा हुआ है। जी, आपने देखा होगा कि जो वांगचुक जी हैं वो कई दिनों से लद्दाख में प्रोटेस्ट कर रहे थे। जी, हमारे देश की सरकार, एक बात बताता हूँ, हमारे देश की सरकार गूंगी और बहरी सरकार है। हमारे देश की सरकार को सुनाई देता नहीं है, दिखाई देता नहीं है। हमारे देश की सरकार हिंदू मुसलमान में व्यस्त है और देश को बर्बाद कर रही है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।